अगर न्याय नजर आता, कुछ लोग केवल भाषण में एक आध शब्द भी इधर उधर उस पर जेल में पड़े कई साल से, और कुछ लोग खुलेआम 50 लाख की सुपारी देकर हमारी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। उन पर एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए है, तो उसमें SC ST OBC को बैन क्यों लगाया? मैं समझता हूँ ये जो जजमेंट आया है, 3 जज बेंच ने एक तरफ जजमेंट दिया और 2 जज बेंच ने दूसरी तरफ दिया है। ये जजमेंट अगर कानूनी दृष्टि से वकील होने के नाते देखूं तो ये बिल्कुल इल्लीगल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। यहाँ पर जंतर मंतर पर हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ जंग का ऐलान ये आज जो है राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं भारत के संविधान लिए हुए। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, आप यहाँ पर जंतर मंतर पर हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ने निकल गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मंत्री क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर सड़क पे आने की? मंत्री रह के लगा न्याय नहीं दिल पा रहा, तो रोड पे उतर गया हूँ। पूरे देश के अंदर कोने कोने में जाएंगे और देश के हर उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हर उस व्यक्ति को जिसके साथ जुल्म हो रहा है, उसकी न्याय की लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे। क्या लगता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था जिसका अम्बेडकर ने संविधान में जिक्र किया, सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद राजनीतिक में जाकर के अपने समाज के लिए काम नहीं किया जा सकता? राजनीति में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व इसलिए दिलवाया कि हमारे लोग विधानसभा में जाएंगे, विधायक बनेंगे, संसद में जाएंगे, सांसद बनेंगे, और समाज की दुख तकलीफ को संसद के अंदर, विधानसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे। लेकिन हमारे लोगों का रिजर्वेशन छिन गया, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोगों के हाथ से एजुकेशन छिन गई। तो ये सांसद और विधायक कहाँ थे? क्यों इन्होंने संसद में उस लड़ाई को नहीं लड़ा? हमने सर्वे करवाया कि सरकार, जितने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, जितने देश के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से? तो हमारे सर्वे में निकल गया 98% सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो फिर ये प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ क्यों आई और सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किसने किया, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा किसने दिया, और पूरे देश के अंदर एजुकेशन को इतना महंगा क्यों किया गया कि आज हमारे बच्चे किसी तरह मेहनत करके अगर इंजीनियरिंग के अंदर सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो 2-2 लाख रुपए से ज़्यादा फीस वो कहाँ से देंगे? फीस के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो ऐसी सरकारों को हमें क्या अचार डालना है जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाएँ, हमारे लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाएँ। इसीलिए मैंने ये त्यागपत्र दिया कि हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, गड़ा छूने पर हत्या हो रही है, हैंडपंप छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, बहन बेटियों की हत्या करके, बलात्कार करके हत्या की जा रही है। कोई नहीं बोलता, कोई राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता इस पर बोलता नहीं है। और तो और जुल्म करने वालों के फेवर में महापंचायतें हो जाती हैं। क्या है, किस दिशा में भारत जा रहा है? तो ऐसी कुर्सी पे बने रह के अगर हम न्याय नहीं दिला पाएं तो मंत्री रह के क्या करना है? इसलिए हमने रिजाइन किया कि हम देश के कोने कोने में जाएंगे, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। आज़ादी के इतने साल हो गए और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से 5 बेंच की सुनवाई में ये EWS पर चर्चा हुई, भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करता है और 10% वो उस पर अफेक्ट भी नहीं करता है SC ST पे, इस चीज़ को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं समझता हूँ ये जो जजमेंट आया है, 3 जज बेंच ने एक तरफ जजमेंट दिया और 2 जज बेंच ने दूसरी तरफ दिया है। ये जजमेंट अगर कानूनी दृष्टि से वकील होने के नाते देखूं तो ये बिल्कुल इल्लीगल है, क्योंकि आर्टिकल 15(1) और 15(4) को जब पढ़ते हैं तो संविधान कहता है कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए रिजर्वेशन के माध्यम से। लेकिन जो पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और जो ना सामाजिक दृष्टि से ना ही शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन देना ये वास्तव में संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ नहीं समझ रहा है? देखिए, जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट को अभी पूरा पढ़ा जाएगा, अभी कॉपी आई नहीं है, पढ़ेंगे, विस्तृत उसका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद कोर्ट में लीगल बैटल को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है जब आप कह रहे हैं मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ। जब आप कह रहे हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए है, तो उसमें SC ST OBC को बैन क्यों लगाया? अगर सपोज करो ये SC वर्ग से हैं या OBC वर्ग से ये हैं, ये ST से हैं और ये SC ST OBC में नहीं चाहते, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में चाहते हो, 10% के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं, तो इनको
एलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, उनको बैन किया जा रहा कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर ये न्याय कहाँ हुआ? फिर ये जजमेंट न्यायिक तो नज़र नहीं आता, इसमें जुडिशियस माइंड नज़र नहीं आता। सर लेकिन जुडिशियरी में आप कह रहे हैं कि हमारे लोग, समाज के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या ये भी एक वजह है इसके पीछे? बिल्कुल वजह है। किसी भी कुर्सी पे व्यक्ति पहुंच जाए, बात कुर्सी की नहीं है, मानसिकता की है, बात है देश के कानून की। क्या सारे जजमेंट को आप पढ़िए, जितने जजमेंट आजकल आते हैं, क्या सब में न्याय नज़र आता है? अगर न्याय नज़र आता, कुछ लोग केवल भाषण में एक आध शब्द भी इधर उधर उस पर जेल में पड़े कई साल से, और कुछ लोग खुलेआम 50 लाख की सुपारी देकर हमारी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, उन पे तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और कोर्ट का वर्डिक्ट आया अभी तो 15-20 दिन हुए कि जो लोग हेट स्पीच देते हैं या इस तरह की भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा। और पुलिस अगर दर्ज नहीं करती तो कोर्ट स्वयं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करेगी। ना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ना भी कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की। तो मैं क्या मानूँ इसे मानसिकता ना मानूँ तो क्या मानूँ? आपको धमकी जिस तरीके से मिली, तो उसके पीछे क्या रीजन है? आपको ही क्यों धमकी मिली? क्योंकि तमाम लोग इसलिए मिली चूंकि उनकी दुकान बंद कर होने वाली है। उनको जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जब लोग अज्ञानता को छोड़ देंगे, ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे, जब लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ देंगे, जब लोग पढ़ाई के रास्ते पे चल के और प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान के रास्ते पे चल के अपना खुद भविष्य तय करेंगे, तो फिर वो जो चढ़ावा चढ़ता है, जो लोग कमाते नहीं है, मोटे मोटे हो रहे हैं, गेरू कलर के वस्त्र पहन के धमकी दे रहे हैं, वो कमाते नहीं है ना, तो उनके तो कमाई जो उनकी साधन है वो इसी चढ़ावे से है, वो बंद हो जाएगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मैं कोई डरने वाले लोगों में से तो हूँ नहीं। एक राजेंद्र गौतम को क्या मारोगे? यहाँ तो करोड़ों तैयार हो चुके हैं, किस किस को मारोगे आप? करोड़ों लोग तैयार हो चुके हैं, एक भी मरा तो उतना ही घी आग में, जैसे घी डालते हैं ना, आग भड़कती है। एक को मारोगे तो समझ लेना जिस तरह आग में घी डाला जा रहा है, आप घी डालने का काम कर रहे हैं, फिर आग भड़केगी। तो जो लोग धमकी देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिस तरीके से ये सवाल का जवाब मैं कैसे सकता हूं क्यों नहीं होती है? ये तो प्रीजुडिशनेस है, यही प्रीजुडिशनेस है कि आप जो आपको न्याय देना चाहिए, जो कार्रवाई आपको करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। क्या आप न्याय देते वक्त भी जाति देखेंगे? क्या प्रशासन और सरकार कार्रवाई करते हुए पहले जाति देखेगी? इसी सवाल का जवाब जनता देने वाली आने वाले समय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।